मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज कर्मा पूजा पूरे झारखंड में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आपको भी भाई बहन के प्रेम से संबंधित इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंटरव्यू के अगले क्लास को हम लोग बढ़ाएंगे। 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के जो इंटरव्यू भविष्य में होने वाले हैं, उसमें जो आज बताया जाएगा वो आपको बहुत ही काम देने वाला है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है 11th जेपीएससी की, सीडीपीओ की तो अभी चांसेस नहीं है, कॉपी चेक चल रहे हैं अभी। जहाँ तक 11th जेपीएससी के रिजल्ट की बात है, अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही आपके रिजल्ट आने की संभावना है, उससे पहले तो कोई संभावना नहीं है। इस संदर्भ में यही अपडेट है कि एक सिविल जज की एक अभ्यर्थी के द्वारा दायर की गई थी हाईकोर्ट रांची में याचिका, तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि कब तक आप अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। 17 तारीख को फिर से एक बार सुनवाई है, तो 17 से पहले आप आशा रख सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। बाकी इंतजार कीजिए मंत्रिमंडल के बैठक का। यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होता है, जिस पर अभ्यर्थियों का ध्यान भी नहीं जाता है ना, ध्यान तक नहीं जाता है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण यह मुद्दा है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कभी क्या आपने सोचा है कि जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनकी जो मेंटलिटी होती है, उनकी जो विचारधारा होती है, वो कैसी होती है, कैसी होती होगी, पता तो नहीं है कैसी होती होगी। क्या वे दक्षिणपंथी होते हैं या वामपंथी होते हैं, है ना। शायद इसमें अधिकांश लोग आप लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे, लेकिन इसको सोचना चाहिए आपको, क्योंकि अगर इस पहलू से सोचेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी करना और इजी हो जाएगा। यहाँ दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या है ना, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। बोर्ड मेंबर्स दो टाइप के हो सकते हैं। वो राइट विंग वाले भी हो सकते हैं, है ना, लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं, राइटिस्ट भी हो सकते हैं। अब इनकी विचारधारा में क्या अंतर होता है, वो अगर आप जान लेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी जो है बहुत ईजी हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिए। जैसे वामपंथी हैं तो ये आपसे आशा रखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात आप कर रहे हैं अपने आंसर में, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल की आप बात करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं ऑन रिसोर्सेस, है ना, नेचुरल रिसोर्सेस स्पेशली। इसके अलावा आप अपने उत्तर में गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के पक्ष में आपके उत्तर का झुकाव है ना, वंचितों के पक्ष में आपका झुकाव है, वंचितों के पक्ष में आपका झुकाव है। झारखंड ट्राइब बहुल स्टेट है, ट्राइब्स के पक्ष में आपके उत्तर में झुकाव है ना। रिजर्वेशन जो है सामाजिक न्याय का आधार माना जाता है भारत में, ओके। रिजर्वेशन के पक्ष में आपका झुकाव है, ठीक है। जो भी लेफ्ट विंग वाले रहेंगे, क्लियर, आपसे आपके उत्तर में यही आशा रखेंगे, क्लियर, आपसे यही आशा रखेंगे। और जो राइट विंग वाले होंगे, ठीक है, यानी कि जो दक्षिणपंथी होंगे, वो आपसे आशा रखेंगे कि आप बहुसंख्यकवादी उत्तर का भी समावेश आप में हो, है ना। यानी कि समाज में जो किसी भी दृष्टि से बहुसंख्यक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अधिकारों का पूरी तरीके से दमन कर दिया जा रहा हो सरकार के द्वारा। अल्पसंख्यक और गरीब के नाम पर पूरी तरीके से ऐसे वर्ग को पूरी तरीके से साइड कर दिया जा रहा हो जो वास्तव में देश में
अच्छा खासा टैक्स में उनकी हिस्सेदारी, अकेले नहीं देते हैं लेकिन हिस्सेदारी अच्छी खासी उनकी होती है, या फिर जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी अधिक होती है। क्योंकि जो लेफ्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, आपके भारत के आस पड़ोस में भी ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुसंख्यक चाहे धर्म हो या भाषा हो, उसके आधार पर वो हावी रहते हैं और सरकारों को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब रहते हैं, उसके डिसीजंस को अपनी ओर लाने में कामयाब रहते हैं। भारत में अलग अलग दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है, जिसके कारण बहुसंख्यकवाद जो है भारत में बहुत ज़्यादा आपका हावी नहीं हो पाता है, बहुसंख्यकवाद। क्लियर? लेकिन जो राइट विंग वाले होते हैं वो बहुसंख्यकवादी सोच विचारधारा के होते हैं। तो आपके उत्तर में ऐसा नहीं कि 100% चाहेंगे कि आपके उत्तर में 100% बहुसंख्यकवाद का ही समावेश हो, लेकिन उस ओर थोड़ा बहुत झुकाव तो जरूर चाहेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो आपका उन लोग चाहेंगे, क्षेत्रीयता की जगह आपके राष्ट्र हित वाले मुद्दे को आपके उत्तर में ज़्यादा महत्व दिखे। इसके अलावा वो राष्ट्रवाद से प्रेरित उत्तर को शायद पसंद करें, राष्ट्रवादी उत्तर को पसंद करें, क्षेत्रीयता को पसंद नहीं करें। क्लियर? अब तो आपके लिए समस्या है, इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? चेहरा देख के तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन लेफ्टिस्ट हैं, कौन राइटिस्ट हैं, कौन वामपंथी हैं, है ना, कौन पंथी हैं, कैसे पता चलेगा चेहरा देख करके? अब तो आप परेशान हो जाइएगा कि आखिर उत्तर कैसे दिया जाए, कैसे रखा जाए। क्लियर? तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको ऐसे सिचुएशन में इंटरव्यू को फेस करना है। ठीक है? इसलिए इंटरव्यू का भी तैयारी जरूरी है। सिर्फ इंटरव्यू को मजाक लेने वाले धोखा खाते हैं इंटरव्यू रूम में, याद रखिएगा। इस यही कारण है कि यहाँ पर लंबे समय से आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो चुका है, भरपूर नोट्स दिए गए हैं। इन सारे पक्षों को वहाँ पर नोट्स देने के दौरान ध्यान रखा जाता है, क्लास लेने के दौरान ध्यान रखा जाता है। और जिनको आवश्यकता महसूस होती है कि बात नहीं है ना, यहाँ पर बात है तैयारी करना है, उचित गाइडेंस में तैयारी करना है। जिस तरीके से पीटी और मेंस का आपने तैयारी किया है, आपके पास उतना समय नहीं होता है, उतना कलेक्शन नहीं होता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, आप कर पाएँ। इसलिए रेनेसा आईएएस का जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, ये कोई मौसमी तैयारी आपका नहीं है रेनेसा आईएएस का, है ना, कि इंटरव्यू का डेट सुने, रिजल्ट का संभावना सुने तो यहाँ क्लास शुरू हो गया फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ रेगुलर चलता है ना। आपके कैरियर के साथ यहाँ पर किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता है, न पीटी में, न मेंस में, न ही इंटरव्यू लेवल पर। क्लियर? आपके कैरियर में हेल्प देने का प्रयास यहाँ आपका किया जाता है, जिसका लाभ आपको उठाना है। 14th जेपीएससी के भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं, पीटी और मेंस के आंसर राइटिंग भी शुरू हो चुके हैं। उसमें जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन ले लीजिए। जिनका सीजीएल है सीजीएल दे लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए 22 तारीख के बाद। और 14th जेपीएससी की तैयारी अभी से कीजिए, फाइनल लिस्ट में देखना चाहते हैं नाम तो, अन्यथा फिर सिर्फ आप रीडिंग मार्क करके जाएंगे, रिजल्ट उससे नहीं आता है, या पीटी पास कर जाएंगे। हाँ, यहाँ बात कर रहे थे कि अब सॉल्व आपके पास क्या है। यहाँ लेफ्ट विंग वाले ये आपसे आशा रख रहे हैं। ठीक है? एक कॉमन आपका एक विचारधारा है जो जनरली यही दो पार्ट में बटे हुए रहते हैं किसी भी देश के लोग, है ना, प्रबुद्ध लोग हों या फिर अशिक्षित और अजागरूक लोग भी जनरली आपका वामपंथ के क्षेत्र में आपके होते हैं, है ना, वामपंथी विचारधारा के होते हैं। हालांकि उनको नहीं पता रहता है कि मैं वामपंथी विचारधारा का हूँ, है ना। लेकिन एक ही व्यक्ति आपका कभी वामपंथी बन सकता है, कभी दक्षिणपंथी। क्लियर? यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिणपंथी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो पूंजीवाद और आपका साम्यवाद हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन अभी उस डिफरेंस पर जाना नहीं चाहेंगे, है ना। लेकिन एक ही व्यक्ति पूंजीवादी भी बन सकता है और एक ही व्यक्ति वामपंथी भी आपका
कम्युनिस्ट भी बन सकता है, क्लियर, साम्यवादी भी बन सकता है। कैसे? जब एक व्यक्ति के पास संसाधन आपके बहुत ही अल्प हैं, वह गरीब है, किसी सुदूर रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में रहता है, उसके पास रोजगार के साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वह आशा रखेगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उसको हेल्प करे, क्लियर। फिर डीपीएसपी उसका भरोसा बन जाता है। मूलाधिकार से सिर्फ काम नहीं उसका चलने वाला है। जो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में समावेश है, आर्टिकल 38 में समावेश है, वो उसके लाइफ का आधार बन जाता है। यानी कि किसी के पास भी जो संसाधन है वो संकेंद्रित नहीं होना चाहिए किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास। उनसे आशा की जाती है, उनके द्वारा आशा की जाती है कि सरकार सारे संसाधनों का बेहतर तरीके से अपने पास कलेक्शन करे और न्यायपूर्ण तरीके से सारे नागरिकों में बंटवारा करे। क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अच्छी तरीके से अर्निंग करने में, तो उनका भरोसा सरकार होता है। इसको अगर नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे समझिए कि एक घर है, घर में 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा जो है विकलांग है, या फिर 2 बच्चे किसी तरीके से अच्छे पढ़ लिख गए, एक बच्चे किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। अब माता पिता का ध्यान कहाँ पर जाएगा? माता पिता के लिए तो तीनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ जाएगा? ध्यान जाएगा अपने उस बच्चे पर जो किसी कारणवश से बहुत ज़्यादा अर्निंग करने की स्थिति में नहीं है, गरीबी के शिकार हो गए हैं। बाकी 2 बच्चे समृद्ध हैं, लेकिन संसाधन जहाँ था, माता पिता का जो संसाधन होगा नियम के अनुसार तो तीनों में विभाजन करना चाहिए था, क्लियर। वो अपने मेहनत के बल पर परिस्थितियों का यूज करके अच्छे बने, लेकिन माता पिता का ध्यान जो है उस बच्चे पर ज़्यादा रहता है। वह बच्चा भी सोचता है, जो 3rd नंबर वाला है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, कि सारा पावर अभी भी माता पिता पास रहे, वो ही निर्णय लें, भाई लोग निर्णय नहीं लें, क्लियर। अब वह बच्चा क्या होगा? वह साम्यवाद का समर्थक हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 2 भाई हैं, है ना, वो तीसरा भाई साम्यवाद का समर्थन, बाकी जो 2 भाई हैं वो पूंजीवाद के समर्थक हो जाएंगे। इट मीन्स पूंजीवाद मीन्स क्या होता है? निजी क्षेत्रों को महत्व। तो पूंजीवाद के वो समर्थक हो जाएंगे कि उनको स्वतंत्रता चाहिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए। खैर, टॉपिक पर आते हैं, समझ गए होंगे राइट विंग और लेफ्ट विंग उसी के करीब है। अब जब आप इंटरव्यू रूम में आप पहुंचते हैं तो आपके पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कि कोई तरीका नहीं है कि आप पहचान सकें कौन वामपंथी मेंबर बैठे हैं, कौन दक्षिणपंथी है, बहुत ही मुश्किल है, क्लियर। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब जो आपके सारे चीज़ हैं, ठीक है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, और कहीं से भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, कि आप किसी एक पक्ष में जाएंगे तो आप गलत होंगे। कहीं से कोई गलत नहीं होंगे, आपकी भी एक अपनी विचारधारा होगी, है ना, उसके अनुसार आप उत्तर बोलेंगे, गलत आप कहीं से नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर वामपंथ की ओर बहुत ज़्यादा आपका झुकाव है तो दक्षिणपंथी वाले जो मेंबर हैं वो आपके मार्क्स को डाउन कर दें। संभवतः सारे मेंबर्स का जो मार्क्स दिया जाता है उसका एवरेज निकाल करके आपको इंटरव्यू का मार्क्स मिलता है। बहुत ज़्यादा आप राइट विंग की ओर चले जाएं तो वामपंथी नाराज हो जाएं, है ना। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? एक सिविल सेवक को जो करना चाहिए वो ही आपको करना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष। ये हमेशा याद रखिएगा। क्या करना चाहिए इसको देखिए। उत्तर आपका होना चाहिए व्यापक, जनहित और राष्ट्रहित आधारित। राज्यहित भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रहित आधारित। राज्य को भी आपको महत्व देना है। क्षेत्रीयता की ओर हल्की सी झुकाव आपकी रह सकती है, यानी कि झारखंड की ओर, आपका जिला की ओर की बात नहीं हो रही। उत्तर आपका आपके अनुसार पूरी तरीके से, आपकी सोच के अनुसार पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए। संविधान और कानून के आधार पर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा उत्तर नहीं देंगे भावना में बह के जो संविधान और कानून के विपरीत हो। क्लियर? संविधान और कानून के विपरीत कोई भी आप उत्तर देंगे वो वामपंथियों को भी अच्छा नहीं लगेगा,
और दक्षिणपंथियों। ऐसा मत सोचिएगा कि संविधान के विरुद्ध बोल देंगे तो वामपंथियों को अच्छा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? इससे एकदम आपको बचना है। आप सिविल सेवक हैं, आपको अलग अलग दल के सरकारों के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा। नेचुरली जो आपका उत्तर होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को लगे कि यह किसी भी दल के गवर्नमेंट के साथ यह व्यक्ति वर्क करेगा ऑफिसर के रूप में, 100% एक बेस्ट ऑफिसर के रूप में वर्क करेगा। आपने सुना था ना कि जब औरंगजेब साउथ से आ रहा था नॉर्थ की ओर, अपने पिता शाहजहां के बारे में, बीमारी के बारे में सुन करके जब वो आता है, तो जो मेन सेना थी सुलेमान सिकोह के नेतृत्व में, वो तो बंगाल की ओर सूजा से लड़ने के लिए चली गई। इधर मुराद और औरंगजेब मिल गया था। उसके विरुद्ध कौन लड़ने गया था? तो राजपूत जो राजा था मारवाड़ का, जसवंत सिंह लड़ने गया था, धर्मंत के युद्ध में पराजित हुआ था। क्लियर? तो उसने तो राजगद्दी के प्रति वफादारी निर्वाह किया जसवंत सिंह ने, और जब औरंगजेब भी बादशाह बनता है तो उसको हटाया नहीं, क्योंकि उसको नाराज़गी इससे नहीं हुई कि जसवंत सिंह जो था उसके विरुद्ध लड़ा। क्लियर? उसकी योग्यता पर वह विश्वास करता था। ठीक है? उसकी योग्यता पर विश्वास किया, जो आपका किसी भी परिस्थिति में राजगद्दी के विरुद्ध आपका धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसका पूरा विश्वास था। क्लियर? उसी तरीके से आप को भी निष्पक्ष होना है। कहीं पर आपको उंगली उठाने का मौका किसी को ना मिले कि आप किसी एक दल के साथ मिल करके वर्क करते हैं। वो तो सर्विस के दौरान हुई, लेकिन यहाँ तो अभी इंटरव्यू का मौका मिलने वाला है आपको, वहाँ पर आपके उत्तर निष्पक्ष होने चाहिए। इसके अलावा आपके उत्तर जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, आपका सहारा बनेगा वहाँ पर आपका संविधान। क्लियर? मूलाधिकार में क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, 90% प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगा, मूलाधिकार और डीपीएसपी से। वहाँ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आराम से उत्तर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? आराम से एकदम उत्तर दीजिए, कहीं से कोई गलत नहीं होने वाला है। किसी एक पक्ष में हो सकता है कि आप भी वामपंथी विचारधारा के हैं या दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, लेकिन वहाँ पर आपको निष्पक्ष विचारधारा रखना है 100%, इसका ध्यान रखिएगा। यानी कि आपसे मुख्यमंत्री के बारे में, उनकी गिरफ्तारी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, जेएनयू के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। जेएनयू के छात्रों पर अक्सर यह कहा जाता है कि वे राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्या जेएनयू को बंद कर देना चाहिए? है ना? आप हड़बड़ा जाएंगे वहाँ पर कि अब क्या उत्तर दिया जाए। वह तो आपके विचार से वह वामपंथी एक विश्वविद्यालय है जहाँ वामपंथ का प्रभाव है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे वामपंथी सपोर्टर हैं। मैक्सिमम लोग हो सकता है कि वहाँ पर वामपंथी इक्वलिटी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन वामपंथ ऐसा तो नहीं है ना कि वो देश विरोध का दूसरा नाम है वामपंथ, वह एक विचारधारा है। क्लियर? इस संदर्भ में आपको यही उत्तर देना है कि सर, कभी कभी यह जानकारी जरूर मिलती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे लगते हैं जो राष्ट्र विरोधी कहे जा सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वह किस सीमा तक सही है, और अगर यह संविधान और भारतीय कानून के विरुद्ध होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रशासन है, सरकार है, न्यायालय है, और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरी जानकारी में अगर कुछ भी ऐसा होता जेएनयू में, है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो शायद सरकार के द्वारा अब तक बंद कर दिया जाता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेएनयू शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र है और वहाँ से भारत के कई विभूति निकले हैं। इस तरीके से बीच बीच का जवाब दे करके आपको निकल जाना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष में पूरी तरीके से चले गए, कोई लाभ नहीं है ना। और अगर संविधान विरोधी किन्हीं के द्वारा भी कृत्य किया जाएगा, उनको सजा देने के लिए पुलिस है, न्यायालय है ना, तो उसके लिए वो सक्षम है ही पुलिस न्यायालय, उसमें हम लोग को क्यों टेंशन लेना है ना। तो इंटरव्यू में अपने तरीके से आपको जवाब देना है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वामपंथ और दक्षिणपंथी वाले में। यानी कि आपका आधार जो होगा व्यापक जनहित, राज्य हित, राष्ट्रहित, क्षेत्रीयता का मामला इनपुट कीजिएगा।
आरक्षण का मुद्दा आएगा, ठीक है। आरक्षण को क्या आप समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, क्लियर। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको प्रूफ कर दिया है, हमारे मूलाधिकार में भी डाला गया, हालांकि आरक्षण मूलाधिकार नहीं है, सीमित समय के लिए दिया गया है। सामाजिक न्याय का आधार है, जब तक आर्थिक असमानता है, सामाजिक पिछड़ापन है और आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिए गए हैं, तो उसके समर्थन में मेरे विचार से जाना चाहिए, है ना। विरोध में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ संविधान वगैरह आपको साथ नहीं देगा। लेकिन हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि इसको सीमित समय के लिए लागू करना चाहिए और सरकार को प्रयास करना चाहिए ऐसे वर्ग जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में जल्द से जल्द सुधार किया जाए और आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, क्लियर। प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनेंगे जो आपको सपोर्ट करेगा। झुकाव आपका जैसे इकोनॉमिक इक्वलिटी है तो कहीं से गलत नहीं है। ट्राइब्स के मामले में आपको थोड़ा सा संवेदनशील रवैया अपनाना ही होगा, है ना, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि साहेबगंज में एक 6 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जबकि उसके पिता जो है पहाड़िया जनजाति के उन लोग थे, उसके पिता 1 घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, क्लियर। उसके बावजूद उनका इलाज नहीं हो पाया। चलिए केस स्टडी करते हैं जो आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, और यह केस स्टडी कुछ नहीं है जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, साहिबगंज हॉस्पिटल का मामला। आपको पता है कि साहिबगंज में जो घटना हुई है, तो इस मामले में क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपकी क्या क्या तैयारी रहनी चाहिए, तब आप उत्तर दे सकते हैं एट ए टाइम, क्लियर। सिर्फ ये मामले में ही नहीं, कोई भी टॉपिक होता है तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए, क्लियर। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट को करना है तो उसके लिए समय चाहिए ना, है ना। केवल बैठ करके रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो अकबका जाइएगा, उससे तो कोई लाभ नहीं है। तैयारी कीजिए, इंटरव्यू का भी तैयारी कीजिए, जैसे पीटी और मेंस का करते हैं। पीटी का तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें दिन रात एक कर देते हैं। ये तो मेरिट में आपका 100 मार्क्स जुड़ने वाला है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है ना। रैंक अच्छा लाना है, अगर अच्छा एग्जाम भी गया है तो उसका तैयारी कीजिए, बहुत सीरियसली कीजिए। तो साहिबगंज वाले में पहले घटना की जानकारी होनी चाहिए, फिर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उस बच्ची के डेथ के लिए, इसके उपाय क्या है ना। यहाँ से शिफ्ट कर सकता है क्वेश्चन मलेरिया की ओर, क्योंकि मलेरिया से डेथ हुई है ना। यह चिंताजनक है कि वर्तमान में भी मलेरिया से डेथ हो रही है, जबकि पूरे विश्व में अधिकांश देशों में मलेरिया का एरेडिकेशन हो चुका है, फिर भी झारखंड में डेथ हो रही है। इससे बदनामी होती है झारखंड की। घटना क्या था तो चर्चा कर ही चुका हूँ। पहाड़िया जनजाति के थे। गंभीर मुद्दा और है कि 8 आदिम जनजातियों में पहाड़िया जनजाति भी शामिल है, और ऐसे भी उन लोगों को काफ़ी कम सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं काफ़ी हैं उनके नाम पर, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष हो गया कि एक पिता जो है अपने बच्ची को लेके जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल में वो 1 घंटे तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता है उनके बच्ची को, और उनकी बच्ची जो है उनके गोद में ही दम तोड़ देती है। एक पिता के लिए इससे अधिक दुखद घटना क्या हो सकती है, ठीक है। ये आपका हॉस्पिटल जब पहुंच गए थे तो मलेरिया से कम डेथ नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। उत्तरदायी फैक्टर अब क्या क्या है, 100%। अगर ऑन स्पॉट आप देखें तो पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास ऐसा नहीं था कि सरकार पर आरोप आप लगा दीजिए, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर मलेरिया के इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सारी सुविधाएं होंगी, नेचुरली सुविधाएं होंगी। तो पहला तो है आपका अस्पताल प्रबंधन, क्लियर। दूसरा जो है रेड टेपिज्म, जो ब्यूरोक्रेसी शिकार है, लाल फीताशाही का, क्लियर। हर विभाग में ये समस्या है, यानी कि किसी भी काम को जानबूझकर सोच समझकर लेट करना और अपने स्टेटस को दिखाना कि मैं ये काम जो है लेट कर रहा हूँ, आपको ज़बरदस्ती वेट करा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी पाई जाती है कुछ लोगों में, ठीक है। तो इसका शिकार भी वो पिता हुआ, ठीक है। लेकिन एक लाइन लास्ट में बोल देना है 2 पॉइंट बोलने के बाद। बाकी जांच का विषय है कि आखिर दोषी कौन है। अस्पताल प्रबंधन के अंदर भी
कौन पार्टिकुलर व्यक्ति दोषी हैं जिनको जिसके कारण उस बच्ची को सही समय पर डॉक्टर नहीं मिल सके। सिर्फ आप ऑफिसर बनने वाले हैं, सिर्फ कारण और घटना बता करके तो आप बचेंगे नहीं, है ना। यहाँ आपको उपाय भी आपके पास होना चाहिए। हर घटना, हर समस्या का उपाय आपके पास होना चाहिए, तब आप ऑफिसर होते हैं। उपाय क्या आप बताएंगे कि इमरजेंसी वार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो हैं रेगुलर रहें, ये सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए, वहाँ के उपायुक्त को करना चाहिए। और साथ ही इमरजेंसी वार्ड का जो आपका काउंटर होता है वहाँ पर सीसीटीवी लगा रहना चाहिए, ताकि वहाँ पर ये पता चल सके कि वहाँ पर डॉक्टर कहीं एब्सेंट तो नहीं कर रहे हैं। 24 घंटा वहाँ डॉक्टर रखने की व्यवस्था है। तो किस परिस्थितियों में सारे डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस चले गए थे। बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था इमरजेंसी वार्ड में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है थोड़ी सी खराब होती है, और छोटे बड़े कोई भी रोग होते हैं तो जल्दी ही मृत्यु के शिकार हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और एसटी और आदिम जनजाति जो हैं झारखंड के 8 आदिम जनजातियां हैं, 24 शेड्यूल ट्राइब्स टोटल हुए, यानी कि टोटल आपके 32 शेड्यूल ट्राइब में 8 आदिम जनजातियां हैं। उनके विशेष रूप से आदिवासियों और विशेष रूप से आदिम जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं चिकित्सा के क्षेत्र में होनी चाहिए। उनके सारे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि मलेरिया वगैरह या अन्य रोग का कहीं ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है जिनके कारण उनको ज़्यादा समस्याएं आती हैं। रोग आखिर उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, कहीं गंदगी तो बहुत ज़्यादा नहीं है उनके क्षेत्रों में, कहीं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स की समस्या तो नहीं है, ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में तो ज़्यादा नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों का बेहतर तरीके से सर्वे होना चाहिए। वहाँ तक मेडिकल व्यवस्थाएं ठीक ठाक पहुँच रही है नहीं, बच्चों का उचित टीकाकरण हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मलेरिया से डेथ हो गया तो दूसरे रोग से फिर डेथ होने का इंतज़ार किया जाए। जब मलेरिया से डेथ हुआ है तो जितने भी आदिम जनजाति हैं सभी क्षेत्रों में उचित सर्वेक्षण करके हर रोग के प्रति उनकी क्या आपका क्षमता है ना, प्रतिरोधक क्षमता क्या है, उसको जरूर पता लगाना चाहिए और समस्याओं को समय रहते दूर कर लिया जाना चाहिए। क्लियर। यहाँ से कोई भी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर मलेरिया की ओर जा सकते हैं। तो मलेरिया के लिए यहाँ पर नोट्स में दे दिया गया है 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अभी भी मलेरिया के बहुत ज़्यादा मामले हैं, उसमें झारखंड भी आते हैं। उसके अलावा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश है। और एक अच्छी बात है कि 2020 में एक आपका रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि मलेरिया नियंत्रण में झारखंड का जो है 3rd पोजीशन है कंट्रोल करने में, और आशा की गई है कि 2030 तक झारखंड मलेरिया को पूरी तरीके से उन्मूलित कर देगा, यानी कि झारखंड सरकार ने टारगेट किया है। अगर इतना जानकारी आपका रहता है तो काफ़ी है। क्लियर। लेकिन ये पूरी तरीके से आपको अच्छे तरीके से बोलना है। क्लियर। और आपके उत्तर में व्यापकता होनी चाहिए। जैसे यहाँ बताया गया ना, अब मलेरिया है, मलेरिया को कंट्रोल करना है और सफाई करना है और दवाओं का छिड़काव करना है, जल जमाव को रोकना है। क्लियर। ये सब तो आपका उपाय में हुआ कि मलेरिया समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये मलेरिया का मुद्दा नहीं है ना। ये आपका केस आया है एक ऐसा व्यक्ति का मुद्दा है जिसको झारखंड सरकार ही नहीं, पीएम जनमन योजना खूंटी से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बजट में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आदिम जनजातियां जो हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनको विशेष सुविधाएं मिलें। इट मीन्स ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए तो मलेरिया से डेथ हो जा रहा है ना। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है और सिर्फ जांच मलेरिया का नहीं करना है, इसकी जांच में व्यापकता होनी चाहिए, आपके उत्तर में व्यापकता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। किसी भी प्रश्न के उत्तर को दीजिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, इस तरीके से तैयारी करके जाइए इंटरव्यू के लिए। इसको मजाक में मत लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ 100 मार्क्स को, है ना। बिना तैयारी का आप वहाँ बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे, इसको याद रखेंगे। क्लियर। आप खुद सोचिए कि एक कैंडिडेट जो है 2 महीना से लगातार तैयारी कर रहा है इंटरव्यू का,
आप इसको हल्का में लेकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसका बेहतर मार्क्स आएगा, खुद डिसीजन लीजिए, उसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। इस कोई भी उत्तर हो, उसका जब आप सलाह देते हैं, सलाह बेहतर दे पाते हैं, तब आप सिविल सेवक हैं। ठीक है, झारखंड में कब मलेरिया उन्मूलन होगा? 2030 में। 3rd रैंक है ना, 5 स्टेट में शामिल है, आपको याद नहीं है, वो चलेगा। क्लियर, फैक्चुअल जानकारी हो गई। वो विशेष आशा नहीं रखते हैं, लेकिन तैयारी कीजिएगा तो वो भी बोल पाइएगा, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू बोर्ड में यहाँ पर अगर आप नहीं बता पाइएगा उपाय, क्लियर, तब ये बहुत नेगेटिव जाएगा। या बताएं तो वही आपका सतही उपाय 1-2 बताएं, क्लियर, तो नेगेटिव जाएगा। यही तो काम है सिविल सेवकों का, किसी भी समस्या का उपाय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के पास नहीं होता है। वो अपनी समस्याएं आपके पास लेकर के आएंगे, आपको उसका सॉल्व करना है। नहीं कर पाइएगा तो अधिकारी क्या चीज़ का, है ना। उन्हीं की तरह आप भी समस्या फिर कहीं ले कर के जाइएगा, हर बात में फ़ोन घुमाइएगा, मोबाइल से बात कीजिएगा डीसी से और एसडीएम से कि सर ये समस्या आ गया है, क्या किया जाए, है ना। उससे अच्छा है आप भी पब्लिक में ही शामिल रहिए, पब्लिक सर्वेंट की जगह। क्लियर, तो इस चीज़ को समझिए, इन्हीं चीज़ों का टेस्ट इंटरव्यू बोर्ड में होता है ना। और डेली क्लास ज्वाइन करना है रेनेसा आईएएस का, तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ फिर समय जब मिलेगा मैं निश्चित रूप से यहाँ पर देता रहूँगा क्लास। 7वां जेपीएससी में भी दिया गया था, 7वें जेपीएससी में यहाँ से भरपूर रिजल्ट आए थे फाइनल, और इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अच्छे रहे थे, 72, 71, 65 से 70 के बीच में भी बहुत सारे लोग थे, है ना। आप लोग भी इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए और बहुत बेहतर मार्क्स लाइए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।